All right. So today we are going to start our revision of a topic, the C4 pathway. Yes, student. What is the basic difference between C3 and C4 plant? What is the basic difference between C3 and C4 plant? Hanji, on the basis of type of organic acid formed in them. ठीक है बेटे, we have divided the plants into two categories on the basis of type of organic acid formed in them. ठीक है, can you tell me which organic acid is found in case of C3 plants? Which organic acid is found in case of C3 plants? Speak up. 3,4-phosphoglyceric acid. Yes, very good. It is phosphoglyceric acid, and in case of C4 plant, the organic acid which is formed, it is a 4-carbon organic acid, and that acid is oxaloacetic acid. ठीक है, अभी तक आपने जब ये चैप्टर रिवाइज किया है तो आपको पता लग चुका है कि C3 प्लांट्स जो है उनके अंदर जो पाथवे चलता है जिससे कि हमें ग्लूकोज मिलता है लास्ट में, दैट पाथवे इज नोन एज कैल्विन पाथवे. ओके बेटे, कैल्विन साइकिल भी हम उसको कहते हैं. और जो C4 प्लांट है उसके अंदर जो पाथवे चलता है, दैट पाथवे वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट हैच एंड स्लैक. तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हैच एंड स्लैक पाथवे. ठीक है, तो इफ आई हैव टू आस्क द क्वेश्चन, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट एक्सप्लेन C4 पाथवे इन केस ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट्स, मैं ये भी कह सकती हूँ कि डिस्क्राइब इन डिटेल द हैच एंड स्लैक पाथवे. तो कोई भी स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होगा, सभी को ये पता होना चाहिए दैट हैच एंड स्लैक पाथवे इज एक्चुअली द C4 पाथवे. ओके बेटे, अब हमें कुछ करेक्टर्स जो है पता होने चाहिए C4 प्लांट्स के. तो C4 प्लांट्स जो है उसके जो इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं उसमें देखोगे C4 plants, they are always found in what type of regions? They are always found in tropical regions. ठीक है, C4 plants हमें tropical regions में मिलते हैं और इसीलिए वो कहते हैं कि they are adapted to high temperature ranges. ठीक है, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर रेंज जो है तो वो इजीली क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं. The second characteristic feature of C4 plants is they are adapted to high temperature ranges. And what is the third thing? They can show responses to high light intensity. ठीक है, show responses towards high light intensities. ओके बेटे, देखिए अगर हम C3 प्लांट्स की बात करते हैं तो कहते हैं कि जो C3 प्लांट्स होते हैं वो बहुत हाई रेंज ऑफ लाइट इंटेंसिटीज के प्रति रिस्पॉन्स नहीं शो कर सकते. ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि C3 प्लांट्स जो है उसमें अगर हाई लाइट इंटेंसिटीज जो है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के कांटेक्ट में आती हैं, तो आपको बताया था कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट जो क्लोरोफिल पिगमेंट है उसका क्या हो जाता है, सैचुरेशन हो जाता है. बट C4 प्लांट्स दे हैव स्पेशल टाइप ऑफ एनाटॉमी and because of this they can easily respond towards this high light intensities. ओके बेटे, अब वो कहते हैं कि अगर वो ज्यादा से ज्यादा लाइट जो है उसको कैप्चर कर सकते हैं, इसका मतलब द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इट आल्सो इंक्रीजेस इन दिस प्लांट. ठीक है, ज्यादा रिस्पांस शो करेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए, तो इसलिए उनके अंदर प्रोडक्टिविटी रेट भी क्या होगा, हाई होगा. यानी बायोमास का प्रोडक्शन जो है प्लांट्स के अंदर कैसा होना है, ज्यादा होगा. ठीक है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स जो है वो मिलेंगे, यानी कह सकते हो ज्यादा से ज्यादा हमें फोटोसिंथेट्स मिलेंगे. ओके बेटे, अब देखिए प्रोडक्टिविटी रेट भी अगर हाई है तो इसका मतलब जितनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए जाती है एज अ रॉ मटेरियल, तो 100% कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका क्या हो जाता है, यूटिलाइजेशन होता है, और 100% हमें क्या मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं. तो आपको पता है कि अगर हमें 100% कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके फिक्सेशन से 100% कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, तो इस तरह के जो प्लांट्स हैं उसके अंदर एक प्रोसेस नहीं होता होगा, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटो रेस्पिरेशन. ठीक है, तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि C4 प्लांट्स जो है उनका फोटो रेस्पिरेशन से कोई कनेक्शन नहीं है. ठीक है, तो one wasteful process in which some of the carbon dioxide it get wasted because the enzyme
The chief enzyme which is known as Obispo, it sometimes binds with oxygen also, ठीक है, as it happens in case of C3 plants. तो कहते हैं कि C4 plants जो है उसके अंदर फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है, मतलब जो Obispo एंजाइम है ना उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है. Obispo एंजाइम जो है उसको सिर्फ और सिर्फ किसके साथ बाइंड करना पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही बाइंड करना पड़ता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करने की वजह से वो सिर्फ कार्बो ऑक्सीजनेस की जैसी एक्टिविटीज ही शो करता है. ओके बेटे, तो ये सारे कैरेक्टर्स जो हमने C4 प्लांट में नोट करने हैं. तो देखो इसमें हम क्वेश्चन कैसे डाल सकते हैं, आपको एक पैराग्राफ दिया जा सकता है जिसके बारे में जिसमें आपको C4 प्लांट्स या C4 पाथवे के कैरेक्टर्स दिए हुए हैं और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस यू आर एबल टू फाइंड आउट. ऑलवेज रिमेंबर C4 प्लांट्स they are always found in tropical region, are well adapted for high temperature range. They show responses towards high light intensities, and because of this the rate of photosynthesis is high in these plants, and that's why their productivity rate is also high. This means large amount of biomass is obtained from these plants. Okay, and one of the very important process that is generally found in the terrestrial plants, which is photorespiration, it is absent in these plants. Okay, beside this, these plants will have special type of leaf anatomy, और इस टाइप के प्लांट्स को है स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी प्रेजेंट होती है, एंड दैट एनाटॉमी इज नोन एज क्रांच एनाटॉमी. ठीक है, तो क्रांच एनाटॉमी जो है वो इनके लीव्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. तो जब भी वो कहते हैं कि आप डिफरेंट टाइप के लीव्स जो है कलेक्ट करेंगे, अगर देखा है कि वो लीव्स जो है वो C4 प्लांट में है, उनके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ एनाटॉमी आपको नजर आएगी, एंड दैट इज नोन एज क्रांच एनाटॉमी. ठीक है, तो these are all the features of the C4 plants. आपको कहते हैं कि what do you mean by the term cranch anatomy? तो cranch anatomy जो है इसकी स्पेशल बात क्या है, तो cranch anatomy जो है उसके अंदर वो कहते हैं कि आपको लीव्स में, ठीक है, लीव्स के अंदर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फीचर्स जो है वो नजर आते हैं. ठीक है, देखिए यहाँ पे बुक के अंदर दिया हुआ है, सभी बच्चों ने अंडरलाइन भी किया था उस टाइम पर. ठीक है, लार्ज सेल्स दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स अराउंड द वेस्कुलर बंडल्स. ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स जो हैं उनके आसपास काफी सारे लेयर्स जो है वो लार्ज सेल्स की प्रेजेंट होती हैं, एंड दीस लार्ज सेल्स दे आर नोन एज द बंडल शेप सेल्स. तो लार्ज सेल्स आर प्रेजेंट इन सेवरल लेयर्स अराउंड वेस्कुलर बंडल्स. ठीक है, आपको पता है कि वेस्कुलर बंडल्स जो है वो जाइलम एंड फ्लोएम होगी. तो जाइलम एंड फ्लोएम जो वेस्कुलर बंडल्स को बनाते हैं उसके आसपास क्या है, काफी सारी लेयर्स प्रेजेंट है किनकी, कुछ सेल्स की, एंड व्हाट इज द नेम गिवन टू दीस सेल्स, दीस सेल्स आर नोन एज द बंडल शीथ सेल्स. ठीक है, बंडल शीथ सेल्स जो है इनके अंदर प्रेजेंट होती है. आपको कहते हैं कि दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि लेस इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट. ठीक है, लेस इंटरसेलुलर स्पेसेस आर फाउंड बिटवीन सेल्स. ठीक है, तो अगर कहते हैं कि सेल्स के बीच में बहुत ही कम इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, तो इसका मतलब कि कोई भी गैस जो है वो इसमें से इजीली एस्केप नहीं कर सकती है. ठीक है, तो अगर कोई भी गैस इसमें से एस्केप नहीं कर पाएगी, इसका मतलब पर्टिकुलर गैस जो है उसका 100% फिक्सेशन होगा. ओके बेटे, जैसे इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वो बहुत कम है, फिर कहते हैं कि अबंडेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज देयर. ठीक है, अबंडेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और इतना ज्यादा अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्लोरोफिल पिगमेंट भी ज्यादा है, और अगर क्लोरोफिल पिगमेंट भी ज्यादा है तो फिर क्या करेगा, क्लोरोफिल ज्यादा से ज्यादा लाइट जो है उसको कैप्चर करेगा, और अगर ज्यादा से ज्यादा लाइट कैप्चर करेगा तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगी, और अगर फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी तो इसका मतलब बायोमास का प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा और प्रोडक्टिविटी रेट भी ज्यादा होगा. ओके बेटे, तो ये उसके कुछ फीचर्स हैं कि क्लोरोप्लास्ट का नंबर ज्यादा होता है. फिर कहते हैं कि एक देखिए और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे बताई है कि जो इनकी सेल वॉल्स हैं, ठीक है, कैसी सेल वॉल्स हैं, थिक सेल वॉल्स हैं, एंड दे डू नॉट अलाउ द गैसियस एक्सचेंज. ठीक है, सेल वॉल बहुत सारा थिक होती हैं, गैसियस एक्सचेंज नहीं होने देती हैं, तो इसलिए गैस जो है वो इजीली एस्केप नहीं करती है.
Okay bete, now you know very well ki Rubisco is the chief enzyme and it is related with the process of photosynthesis. It is involved in the fixation of carbon dioxide, but there is a big difference between the C3 and C4 plants. Okay, if you have learned very well, then you know that in case of C3 plants where this Rubisco enzyme is present. हाँ जी, C3 प्लांट में Rubisco enzyme आपने कहाँ पे देखा था, कहाँ पे प्रेजेंट था? Mesophyll tissue. Yes, very good. It is present in the mesophyll tissue. ठीक है बेटे, but very important difference that is found in case of C4 plant is that this Rubisco enzyme, it is not present in the mesophyll tissue. Instead of that, it is present where? It is present in this special type of cells, and these special type of cells they are known as the bundle sheath cells. ठीक है बेटे, एंड आपको पता है कि बंडल शीथ सेल्स की थिक वॉल्स है, गैसेस जो है उनको एस्केप भी नहीं होने देती, इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ही कम है, तो दिस मींस दिस Rubisco एंजाइम हैज नो अदर ऑप्शन. ठीक है, इस Rubisco एंजाइम के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि जब वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो वहां से एस्केप ही नहीं कर सकती. तो Rubisco एंजाइम जो है वो भी बंडल शीथ सेल्स में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब Rubisco एंजाइम जो है उसको सिर्फ और सिर्फ किसके साथ बाइंड करना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करना पड़ेगा, और इसलिए वो कौन सी एक्टिविटी यहाँ पे शो करेगा, वो कार्बोऑक्सिलेज की तरह बिहेव करेगा और वो ऑक्सीजनेज की तरह बिल्कुल भी बिहेव नहीं कर पाएगा. तो इसलिए 100% कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा और 100% हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे और फोटो रेस्पिरेशन जैसी कोई चीज यहाँ पर नहीं होगी. ठीक बेटे, तब वो कहते हैं कि Hatch and Slack was the two scientists who were discovered the entire pathway that how the fixation of the carbon dioxide it takes place in case of C4 plants. ओके बेटे, तो देखिए हर एक केस में वो कहते हैं कि प्राइमरी रिसेप्टर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का. ठीक है, अगर आपको अच्छे से C3 pathway याद है तो you know that in case of C3 pathway the primary receptor of the carbon dioxide is a 5 carbon molecule. What is that? C3 पाथवे के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्राइमरी एक्सेप्टर एक 5 कार्बन मॉलिक्यूल था, क्या नेम था उसका? Ribulose bisphosphate. It is, yes बेटे, it is a 5 Ribulose. It is RUBP, ribulose bisphosphate. ठीक है, याद आ रहा है जब साइंटिस्ट जो है उन्होंने काफी सालों तक जो है दे हैव डन अ रिसर्च टू फाइंड आउट कि अगर बनने वाला फर्स्ट प्रोडक्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का वो एक 3 कार्बन एसिड है, तो इसका मतलब उसको उसका जो एक्सेप्टर है वो एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल होना चाहिए, पर ऐसा हुआ नहीं था. एंड आफ्टर द रिसर्च ऑफ सो मेनी इयर्स द साइंटिस्ट दे फाइनली गिव अस वन कंक्लूजन that it is not the 2 carbon molecule but it is a 5 carbon molecule that accept the carbon dioxide in case of a C3 cycle. But here in case of Hatch and Slack pathway, the primary receptor of the carbon dioxide molecule. ठीक है, तो कहते हैं कि प्राइमरी रिसेप्टर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड है, तो यहाँ पे प्राइमरी रिसेप्टर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का इट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल. ठीक है, 3 कार्बन वाला एक कंपाउंड है. And what is the name of that compound? That is known as phospho. हाँ जी, that is known as phosphophenol pyruvate. ठीक है, मैं पेज नंबर 219 पर हूँ और बोल्ड थोड़ा सा डार्क करके उन्होंने लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर लेंगे सभी बच्चे, फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट. ठीक है, तो इसका शॉर्ट में हम क्या कह देंगे यहाँ पर, what it is known as PEP. ठीक है, don't get confused, PGA नहीं है, it is known as PEP. तो primary carbon dioxide receptor is a 3 carbon molecule that is known as phosphophenol pyruvate, and it is found in which type of cells? So as I have already told you that it is found that in reaction it is found in mesophyll cells, and here in the mesophyll cells in case of C3 cycle. ठीक है, which enzyme is present? Rubisco enzyme is present, but here in case of C4 pathway in the mesophyll cells one special type of enzyme is present, and that enzyme is known as PAPcase. It is known as PAPcase. ठीक है बेटे, और उसका फुल नेम भी आपको पता होना चाहिए. The full name of this enzyme is PEP,
carboxylase. The full name of this enzyme is PEP carboxylase. So which enzyme is not present in the mesophyll cells in case of C4 plant? Rubisco enzyme is not present. Instead of Rubisco enzyme, another enzyme is present and that is known as PAPcase या फिर PEP carboxylase. Okay बेटे, अब आपको ये पता है कि these plants are known as the C4 plant. This means यहाँ पे एक 4 कार्बन वाली ऑर्गेनिक एसिड बनती है and 4 carbon organic acid is formed in the mesophyll cells. And what is the name of that 4 carbon organic acid? It is known as oxaloacetic acid. यहाँ पे हम उसको कहेंगे OH. तो मैंने आपको ये बोला है कि mesophyll cells में, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल जो है जिसका नेम है फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट, ठीक है, वो क्या करता है, प्राइमरी रिसेप्टर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, मतलब एटमॉस्फेयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है उसको ये मॉलिक्यूल रिसीव करता है, which is the 3 कार्बन मॉलिक्यूल फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट, और उसका फिक्सेशन जो है वो एक एंजाइम के कांटेक्ट में होता है. द नेम ऑफ दैट एंजाइम इज PEP कार्बोक्सिलेज या फिर आप कह सकते हो पैपकेस, और उसकी वजह से फिर क्या बनती है, एक 4 कार्बन वाली ऑर्गेनिक एसिड बनती है. And that 4 carbon organic acid is known as oxaloacetic acid. तो देखिए जब ये oxaloacetic acid जो है कौन से सेल्स में फॉर्म हो जाती है, mesophyll सेल्स में फॉर्म हो जाती है, उसके बाद ये ट्रांसफर होती है, ठीक है, ये कौन से सेल्स की तरफ ट्रांसफर होगी, बंडल शीथ सेल्स की तरफ. तो बंडल शीथ सेल्स में जैसे कि ये oxaloacetic acid एंटर होती है तो ये oxaloacetic acid जो है ये 2 अलग-अलग तरह की एसिड्स में चेंज हो जाती है. तो एक में भी मैलिक एसिड, ठीक है, या तो oxaloacetic एसिड से मैलिक एसिड बन जाती है या फिर उससे क्या बन जाती है, एस्पार्टिक एसिड बन जाती है. तो एक चीज याद रखना कि oxaloacetic एसिड जो है वो mesophyll सेल्स में बनी थी, पर जब वो बंडल शीथ सेल्स में चली गई then this oxaloacetic acid it changes into malic acid or aspartic acid. ठीक है, what about the number of carbon present in these acids? So these are again the 4 carbon type of compounds. तो इनमें भी 4 कार्बन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. ओके बेटे, अब वो कहता है कि these 4 carbon acids which may be either you can say malic acid or it may be aspartic acid, वे ज्यादा समय तक 4 कार्बन एसिड्स ऐसे ही नहीं रहती हैं. ठीक है, अब क्या होता है, ये 4 कार्बन एसिड्स जो है इनका ब्रेक डाउन हो जाता है, इनका डीकंपोजिशन होता है. एंड डीकंपोजिशन होने के बाद, ठीक है, 2 चीजें बनेगी, एक तो 3 कार्बन कंपाउंड बनता है और उसके साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है. ठीक है बेटे, 2 चीजें बन जाती हैं इनका ब्रेक डाउन होने के बाद, 3 कार्बन कंपाउंड इज फॉर्म एंड कार्बन डाइऑक्साइड इट इज फॉर्म. तो देखिए एक चीज याद रखेंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसने कहीं नहीं जाना, ठीक है, इस कार्बन डाइऑक्साइड ने कहीं भी नहीं जाना, ये कहाँ रहेगी, बंडल शीथ सेल्स में ही रहेगी. पर ये वाला जो 3 कार्बन कंपाउंड था, ये 3 कार्बन कंपाउंड ये एक्चुअली यही बन जाएगा, दैट इज फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट. और कहाँ जाके ये 3 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट बनके स्टे करने लगेगा, दैट इज द मेसोफिल सेल्स. तो एक चीज याद रखिए, CO2 वही रह गई है कार्बन डाइऑक्साइड, और 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो मेसोफिल सेल्स में चला गया और वहां जाके चेंज होके क्या बन गया, इट बिकम्स द फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट. ओके बेटे, अब सारी की सारी स्टोरी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की है. तो कहते हैं कि दिस कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज प्रेजेंट इन द बंडल शीथ सेल्स, तो यू नो दैट बंडल शीथ सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड आ चुकी है और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका फिक्सेशन होना है ठीक उसी तरीके से होना है जैसे कि केल्विन साइकिल में होता था. और आपको पता है कि केल्विन साइकिल में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व था, रुबिस्को एंजाइम इन्वॉल्व था. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका यहाँ पे फिक्सेशन जो है वो एक एंजाइम की हेल्प से होता है, दैट एंजाइम इज नोन एज रुबिस्को. ठीक, और रुबिस्को एंजाइम जो है फिर इसको आगे जो है अलग-अलग तरह के प्रोडक्ट जो केल्विन साइकिल में फॉर्म हुए थे उनके अंदर चेंज करता जाता है. तो बंडल शीथ सेल्स जो है उसके अंदर हमें दूसरा पाथवे भी नजर आता है विच इज नोन एज द C3 पाथवे. बस दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि वहां पे मेसोफिल सेल्स के अंदर रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट था, पर C4 प्लांट में हमें रुबिस्को एंजाइम कहां पे नजर आया है, हमें रुबिस्को एंजाइम बंडल शीथ सेल्स में नजर आया.
ओके बेटे। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई जो मेसोफिल सेल्स थे उसके अंदर यहाँ पे एक और एंजाइम प्रेजेंट है C4 प्लांट में, एंड दैट एंजाइम इज नोन एज पैपकेस। ठीक, तो ये पैपकेस एंजाइम जो है वो कहीं भी आपने C3 साइकिल में नहीं सुना होगा। ठीक है, C3 साइकिल में इस तरह का कोई एंजाइम नहीं था, उसकी जगह पे सिर्फ आपको क्या नजर आया था, रुबिस्को ही नजर आया था। और देखिए आपको पता है कि लीफ एनाटॉमी कैसी है, क्रैंच एनाटॉमी है। लीव्स जो है उनके अंदर प्रेजेंट जो सेल्स हैं उनके थिक वॉल्स है, इम्परमीबियस टू गैसियस एक्सचेंज है, इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ही कम है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है ना बंडल शीट सेल्स में, ये एस्केप नहीं कर पाएगी और कोई दूसरी गैस वहां पे एंटर भी नहीं हो पाएगी। इसका मतलब Rubisco has no other option and it must have to bind with carbon dioxide only। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही बाइंड करेगा तो 100% कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, कार्बोहाइड्रेट्स में। तो इसीलिए C4 प्लांट्स जो है उस केस में हमें प्रोडक्टिविटी जो है वो ज्यादा नजर आएगी। ओके बेटा, तो दिस कंप्लीट्स द C4 पाथवे। यहाँ पे हमारा C4 पाथवे कंप्लीट हो गया। ठीक, अब दो तरीके हैं इसके, या तो आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि डिस्क्राइब द स्पेशल टाइप ऑफ पाथवे दैट इज अकरिंग इन ट्रॉपिकल प्लांट्स, या फिर आपको सीधे बोला जाता है C4 पाथवे को एक्सप्लेन करें, या आपको बोला जाता है डिस्क्राइब इन डिटेल द हैच एंड स्लैग पाथवे। एंड देयर इज वन अनदर मेथड, वी विल गिव वन डिस्क्रिप्शन and 4 to 5 questions are there at the back of that description and you are supposed to answer those questions by getting the information from the paragraphs। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए एक चीज और बताई गई है, फोटो रेस्पिरेशन के बारे में छोटा सा बताया हमने। तो फोटो रेस्पिरेशन में सिर्फ इतनी चीज आपको याद रखनी है कि फोटो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो कौन से एंजाइम से रिलेटेड है, तो वन एंजाइम इज रिलेटेड with the process of photorespiration and that enzyme is Rubisco। Okay, so this Rubisco enzyme which is the chief enzyme in the process of photosynthesis, or you can say playing an important role both in C3 and C4 pathway, this Rubisco enzyme coupled in that is known as rubulose bisphosphate carboxylase oxygenase। ठीक है बेटे, तो कहते हैं कि देखो अगर हमने इसके साथ दो वर्ड यहाँ पे लगाए हुए हैं कि वो कार्बोक्सिलेज भी है और वो ऑक्सीजनेज भी है, तो इसका मतलब कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर सकता है। ठीक है बेटे, तो दिस एंजाइम हैज द कैपेसिटी टू बाइंड विद CO2 as well as ऑक्सीजन। ठीक, बट वो कहते हैं कि दिस Rubisco एंजाइम, ये Rubisco एंजाइम जो है enzyme shows greater affinity for which gas, so it shows greater affinity for CO2 gas। ठीक है, CO2 गैस जो है उसके लिए क्या करता है, greater affinity रखता है CO2 के लिए। ठीक है, बट प्रॉब्लम कहां पर आती है, the amount of oxygen, जब कहता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है वो लगभग एक जैसा होता है, तो Rubisco एंजाइम क्या करते हैं, Rubisco एंजाइम जो है थोड़ा सा ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर जाता है, तो इट आल्सो बाइंड्स विद सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बेटे, कुछ ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर जाता है, तो उस केस में कहते हैं कि प्रॉब्लम आती है व्हेन द Rubisco एंजाइम इट गेट्स बाइंड विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यहाँ पे फ्री हो जाते हैं। तो अगर आपको फर्स्ट स्टेप याद है तो उस केस में हम कहते हैं कि 5 RU जो है वो किसके साथ कंबाइन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करते हैं, और फर्स्ट जो है प्रोडक्ट हमें केल्विन साइकिल में क्या मिलता है, तो फर्स्ट प्रोडक्ट में केल्विन साइकिल में मिलता है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक बेटे, अब वो कहते हैं कि अगर यहाँ पे Rubisco का नेचर चेंज हो गया, Rubisco जो है उसने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ थोड़ी सी ऑक्सीजन के साथ भी वो बाइंड कर गया क्योंकि उसका कैसा डुअल नेचर है, तो उस केस में हमें मिलना तो क्या चाहिए था, हमें PGA मिलना चाहिए था, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मिलनी चाहिए थी, पर इस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड की जगह पे, ठीक है, इस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड की जगह पे यहाँ पर हमें क्या मिल जाते हैं,
तो यहाँ पे हमें एक एक मॉलिक्यूल जो है दो अलग अलग तरह के कंपाउंड्स का मिल जाता है। ठीक है, तो व्हाट आर दीज कंपाउंड्स, सभी बच्चे यहाँ पे अंडरलाइन कर लेंगे, पैराग्राफ नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक है, इन C3 plants some oxygen does bind with rubisco and hence carbon dioxide fixation is decreased, and here the RUBP instead of being converted to 2 molecules of PGA, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल PGA की जगह पे वो क्या बना देता है, एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरेट का बना देता है और एक मॉलिक्यूल जो है वो किसका बना देता है, फॉस्फोग्लाइकोलेट का बना देता है। तो दो तरह के यहाँ पे हमें कंपाउंड मिल जाते हैं। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेट बनता है एक मॉलिक्यूल और इसके अलावा हमें क्या मिल जाता है, फॉस्फोग्लाइकोलेट मिल जाता है। तो देखो फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लाइकोलेट का वन मॉलिक्यूल मिल जाता है और साथ में देखिए क्या होना था, केल्विन साइकिल में हमें ATPs जो है वो मिलते हैं, बट इन केस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है, यहाँ पे ATPs जो हमें मिलेंगे नहीं, इंस्टेड ऑफ दैट जो ATPs हमारे पास पहले लाइट रिएक्शंस की वजह से आई है वो ATPs यहाँ पे क्या हो जाएंगे बेटा जी, यूज हो जाएंगे। ठीक, तो अब क्या हुआ, जो ATPs हमारे पास थे वो भी यहाँ पे यूटिलाइज हो गए एंड द डिजायर्ड प्रोडक्ट इज नॉट ऑब्टेन्ड। व्हाट इज आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट, our desired product is phosphoglyceric acid, but instead of phosphoglyceric acid we get one molecule of phosphoglycerate and one molecule of phosphoglycolate, and also the ATP molecules get utilized. So that's why this process is considered as a wasteful process, because some of the molecules of carbon dioxide it also remains free during this reaction. ठीक है बेटे, तो कहते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो C3 प्लांट से रिलेटेड है। C4 प्लांट्स में ये प्रोसेस नहीं होता, वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि C4 प्लांट्स जो हैं उनके अंदर ये प्रोसेस इसलिए नहीं होता बिकॉज रुबिस्को एंजाइम इज फाउंड इन द बंडल शीथ सेल्स, और बंडल शीथ सेल्स जो है उनकी काफी सारी लेयर्स हैं वैस्कुलर बंडल्स के आसपास, थिक वॉल्स हैं उनकी, इम्परमीडियस हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए, इसलिए CO2 जो है वहां पे plenty of CO2 प्रेजेंट होती है, नो अदर गैस विल एंटर, सो रुबिस्को इज ओनली बाइंड विद द CO2 gas. And in that situation what you find 100% carbohydrates are obtained. Okay बेटे, तो दोनों ही क्वेश्चन कर लेंगे ना अब इजीली, फोटो रेस्पिरेशन एंड नेक्स्ट वन दिस H and slag pathway, दोनों क्वेश्चन कर लेंगे जब एग्जाम में आएंगे। हाँ जी, यस मैम, कर लेंगे बेटे। ओके, इसके साथ वाला जो चैप्टर है ना नेक्स्ट वाला, जिसको हमने सेलुलर रेस्पिरेशन वाला चैप्टर जो फोटोसिंथेसिस के बाद आपने किया था, ठीक, उसमें भी इससे मिलती जुलती चीजें हैं इफ यू रिमेम्बर। ठीक है, एंड वन केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस इज आल्सो देयर। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि भाई डिस्क्राइब द स्कीमेटिक स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, मेरा क्वेश्चन अगर है इफ यू हैव टू एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है, ठीक है, क्रब साइकिल जो है, ये सारी चीजें प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है उससे रिलेटेड है। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस का पार्ट नहीं है, ध्यान से सुन लीजिए। फोटोसिंथेसिस में वी हैव केल्विन साइकिल, वी हैव H and slag pathway। ओके बेटे, C3 C4 साइकिल्स जो है वो फोटोसिंथेसिस में है, क्रब साइकिल, ग्लाइकोलिसिस और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वो प्लांट्स में जो हमने रेस्पिरेशन की है उसका पार्ट है। तो जब आपके सामने पेपर आने हैं तो आपको सारे क्वेश्चन एक साथ आने हैं, तो कोई भी स्टूडेंट इसको गलत ना करे। लास्ट टाइम वन स्टूडेंट हैज अटेम्प्टेड और उसने क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं किया था, एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर ही हैज रिटन द दिस H and slag pathway, तो दे आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज का। उसके बाद देखिए इसी के एक लास्ट पेज के अंदर, ठीक है बेटे, 1-2 mark question can be asked from you, that you know that photosynthesis is a what kind of reaction, it is a complex type of reaction and so many factors they are affecting it। तो उसमें देखिए आपको एक छोटा सा लॉ दिया हुआ है, सभी बच्चों ने अंडरलाइन भी किया था उस टाइम पे। इन द ईयर 1905 there was a scientist and the name of the scientist is Blackman। ओके, एंड ब्लैकमैन जो है उन्होंने एक लॉ दिया था, एंड व्हाट इज दैट लॉ, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। व्हाट इज सेड दैट फोटोसिंथेसिस इज अ काइंड ऑफ ए रिएक्शन एंड सो मेनी फैक्टर्स दैट आर इन्वॉल्वड इन कंट्रोलिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है बेटे, बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के रेट को कंट्रोल करते हैं, पर वो कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस का जो रेट है उसको मैक्सिमली
सबसे ज्यादा जो फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करता है वो फैक्टर होता है जो फोटोसिंथेसिस के अंदर लीस्ट अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो कहते हैं कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है वो उस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है विच इज प्रेजेंट इन द लीस्ट अमाउंट, and if the concentration of that particular thing it goes down, this means it badly affect the rate of photosynthesis। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे, देखिए आपको पता है the concentration of carbon dioxide is very less in the atmosphere, एंड अगर वो कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन जो है उसका जो मिनिमम पॉसिबल अमाउंट है उससे नीचे चले जाती है, देन यू आल्सो नो दैट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस along with water carbon dioxide is the another important raw material, so this means that if the concentration of carbon dioxide it goes below their optimum level, then it have a bad effect on the process of photosynthesis। तो कार्बन डाइऑक्साइड की एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो नहीं हो पाएगा। ओके बेटे, एक और चीज देखिए कि वाटर जो है तो इट इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन द हैबिटेट ऑफ द प्लांट, प्लांट के हैबिटेट में वाटर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तब तो अच्छा है कि प्लांट जो है इट एक्ट एज अ हेल्दी प्लांट, बट इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी, यू आर नॉट गिविंग वाटर टू द प्लांट, देन व्हाट यू सी, आप क्या देखते हैं प्लांट के जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं वो धीरे धीरे कैसे होने लग जाते हैं, पेल होने लग जाते हैं, ठीक, एंड ड्रूपिंग होने लग जाती है लीव्स की। ठीक है बेटे, तो सोचिए कि फोटोसिंथेसिस का लीव्स की ड्रूपिंग के साथ क्या रिलेशन है, तो कहते हैं कि अगर फोटोसिंथेसिस जो है लीव्स की ड्रूपिंग हो जाएगी तो फोटोसिंथेसिस जो है वो अफेक्ट होगी, क्योंकि लीव्स में ही क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट है। अगर लैमिना लीफ का कम हो गया तो इसका मतलब क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा लाइट हार्वेस्टिंग नहीं कर पाएंगे, और अगर लाइट हार्वेस्टिंग कम रहती है तो उस केस में फोटोसिंथेसिस अपने आप ही कम हो जाएगी। ओके बेटे, एक चीज उसके अंदर और बताई हुई है कि C3 और C4 प्लांट्स जो हैं वो लाइट इंटेंसिटीज के अकॉर्डिंग जो है फोटोसिंथेसिस का अलग अलग तरह का रेट शो करते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए व्हेन देयर इज हाई लाइट इंटेंसिटीज एंड देयर इज नो प्रॉब्लम विद द C4 प्लांट, because C4 plant they have special type of leaf anatomy। ठीक है, they can take more and more light, और जितनी ज्यादा लाइट वो ले लेते हैं ना उतना ही ज्यादा उनमें प्रोडक्टिविटी का रेट होता है। पर C3 प्लांट्स जो है उसमें आपको ये बताया था कि C3 प्लांट्स they can show optimum level of photosynthesis। ठीक है, एक पर्टिकुलर रेट तक ही वो फोटोसिंथेसिस शो कर सकते हैं, अगर उससे ज्यादा उनको लाइट मिलती रहती है तो आपको तब बोला था कि उसका जो क्लोरोफिल पिगमेंट है उसका क्या हो जाता है, सैचुरेशन हो जाता है, और फोटोसिंथेसिस का रेट जो है उस केस में इंक्रीज नहीं होता है। ठीक बेटे, तो अगर आपसे ब्लैकमैन लॉ पूछ लिया जाता है तो आपको एकदम से पता लग जाना चाहिए कि ब्लैकमैन लॉ जो है वो हमें ये कहते हैं कि देयर आर मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इट इज actually determined by that factor which is present always in least amount, and if the value of that factor it goes below their optimum level, this means the process of photosynthesis it gets affected। ओके बेटे, उसके अलावा देखिए इस चैप्टर की हमने एक बार पहले भी रिवीजन की थी हमने हाफ ईयरली एग्जाम में भी, तो वन मोर क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर इज डिफरेंशिएट बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, I have given you so many points at that time, I have also sent you one presentation regarding that, and that contain the flow charts also, so whenever you are supposed to give the answer of this question you go through those points and you are supposed to learn 5 points for this। okay bete, one another question that can be asked is differentiate between C3 and C4 plants, so many points that are given in your book in the form of a table, और वो टेबल हमने सॉल्व भी किया था, आपको याद होना चाहिए, और उसमें हमने काफी सारे पॉइंट लिखे हैं, तो उसमें से 5 पॉइंट आपने लर्न कर लेने हैं। ओके बेटे, अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई जेड स्कीम क्या है फोटोसिंथेसिस की, तो कोई भी स्टूडेंट बताइए मुझे कि जेड स्कीम जो है वो लाइट रिएक्शंस में से कौन सी वाली लाइट रिएक्शन से रिलेटेड होती है, जेड स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस। non-cyclic photophosphorylation। यस बेटे, वेरी गुड। ठीक है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से रिलेटेड है, और आपको पता होना चाहिए कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कितने फोटो सेंटर थे, 2 फोटो सेंटर्स थे, और पहला फोटो सेंटर जो है इट इज
PS2 और PS2 जो है उसको P680 के नेम से जाना जाता है और PS1 जो है दैट इज P700। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो जाते हैं। ठीक है बेटे, कहाँ पे कंज्यूम हुए थे वो भी आपको पता है, NADH के पास आके इलेक्ट्रॉन्स जो है कंज्यूम हो गए थे, इसीलिए हमने प्रोसेस को नॉन साइक्लिक बोला था। पर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इलेक्ट्रॉन घूम फिर के उसी सेंटर के अंदर आ जाता है P700 के अंदर, उसमें वो कंज्यूम नहीं होता। ठीक, पर फिर भी वो कहता है कि भाई नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते रहते हैं, तो वो भी मैंने आपको कल बताया था कि वहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है एंड दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, and this splitting of the water molecule is associated with non-cyclic photophosphorylation, and because of this there is a continuous supply of oxygen. ओके बेटे, ऑक्सीजन की भी कंटिन्यूस सप्लाई होती है एंड इलेक्ट्रॉन्स भी कंटिन्यूसली मिलते रहते हैं। अब हम कल बायोमोलिक्यूल चैप्टर की रिवीजन कर लेंगे एक बार कि बायोमोलिक्यूल चैप्टर में से हमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और वो